समझ में तो आ रहा है, मतलब ऐसा भी उम्मीद करते हैं कि आप समझिए इसको, है ना। वो मेरी गलती से आज का क्वेश्चन पेपर है और रेगुलरली इस एग्ज़ाम को मैं कवर कर रहा हूँ। तो इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी होता है इसमें, वो कहते हैं कि सर हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव पेपर। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश से फेयरफुल होते हैं। और अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखें इसमें तो 80 मार्क्स का जो ऐसे राइटिंग टेक्स्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जा सकता है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इसमें घबराने का वाला जो बात आता है हमारे पास स्टूडेंट्स के बीच में, तो मेरे हिसाब से ये सेक्शन ज़्यादा घबराने का नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमारी तैयारी जो है कैसे शुरू करनी है और एग्ज़ाम के लेवल तक पहुंचने के लिए क्या हम उसी से शुरू करें कि पहले हमारा कुछ बेसिक पैरामीटर डिफरेंट है। तो इस एग्ज़ाम में अभी के समय में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग जो कि आपका 80 मार्क्स का आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज होता है इसका ऐसे राइटिंग का। पहले ऐसे जो है वो 500 वर्ड्स के होते थे इसमें, लेकिन अब जो है आपके 300 वर्ड में आपके ऐसे लिखे जाते हैं इसमें, और 4 अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको जो है 5 टॉपिक में से या 6 टॉपिक में से जो है कहा जाता है इसको आप 4 में लिखिए, ऐसे करके ऑप्शंस दिए जाते हैं। और अभी लिमिटेड वर्ड्स आपके जो है 300 वर्ड। तो इसमें मैंने जो चेंज देखा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। पहले ऐसे टॉपिक जो होता था वो ट्रेडिशनल होता था, जैसे कि यू हैव टू राइट समथिंग इन डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, या आपको लिखना है कि भारत में मौलिक अधिकार, ऐसा करके कुछ टॉपिक जो कि ट्रेंड बेस होता था। लेकिन अभी के समय में अगर मैं पिछले 2-3 साल का टेम्परमेंट देखूं तो अब ये स्टेटमेंट वाइज हो गया। ऐसा नहीं है स्टेटमेंट पहले नहीं आता था, लेकिन अभी जो है ज़्यादातर टॉपिक जो है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे दिया है इसमें उसकी तरफ से। मैं 1-2 टॉपिक पढ़ता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जैसे कि प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट्स, बस प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट्स, बस इस पर आपको बताना। कभी कभी तो एक कोटेशन दे दिया जाता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, लिखिए, यानी कि एक कोड दे दिया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू राइट समथिंग ऑन दैट। कितने वर्ड में? 300 वर्ड में, यानी आपके पास एक राइटिंग स्किल होना चाहिए। तो 1-2 और टॉपिक ले लेते हैं इसमें। द कैंपेनिंग टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, द कैंपेनिंग टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब बताइए, ये कोई ट्रेडिशनल टॉपिक नहीं हुआ आपका, एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपको जो है इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो हमारे पास जो ऐसे राइटिंग के जो कैंडिडेट्स आते हैं तो उनका जो प्रिपरेशन होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, ऐसे की एक बुक ले लेते हैं उसमें, और ऐसे की बुक में से जो ट्रेंड बेस्ड जो पहले टॉपिक्स आया करते थे वैसे ही टॉपिक पर मेनली वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और नहीं तो क्या करते हैं वो अभी के जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं कहूँ उसमें फाइनली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड पेपर और डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ CAPF एग्जामिनेशन, तो वो आपके जो है राइटिंग स्किल्स को चेक करता है। राइटिंग स्किल में क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं, और दूसरी बात है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर ही पूरी कहानी लिखेंगे और फ्यूचर के बारे में सिर्फ लास्ट में लिखेंगे, जबकि हमें पता होना चाहिए कि हमें डेमोक्रेसी नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि लोकतंत्र का भविष्य क्या है। हमारा जितना भी लाइन होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, सिर्फ इसी पर बेस्ड होना चाहिए कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। अगर ऐसा नहीं हो तो एक बात सोचिए, अगर इसी समय टॉपिक दिया हो फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो क्या फिर दोबारा आप डेमोक्रेसी लिखेंगे क्या? टॉपिक डिफरेंट। जनरली हमारे टॉपिक्स रहते हैं कंपाउंड नेचर के। कंपाउंड नेचर का मतलब होता है जैसे कि डेमोक्रेसी एक टॉपिक है और सक्सेस और फेलियर एक टॉपिक। तो यहाँ पर हम दोनों ही वर्ड को कॉइन करके मिलाकर जो इन्फॉर्मेशन को सोच पाते हैं उसी की डिलीवरी है आपका राइटिंग स्किल। तो हमें राइटिंग स्किल में क्या करना है, सबसे पहले अपने टॉपिक को समझना है और समझने के बाद यानी कि इंस्ट्रक्शन जो मिल रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। पहले एग्जाम में टॉपिक्स कैसे आते थे? ट्रेंड बेस आते थे, डेमोक्रेसी पर लिखिए, फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया पर लिखिए, ऐसे करके। लेकिन अब कैसे आते हैं, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कभी कभी एक फेमस कोट दे दिया जाता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन, यानी कि अभी की प्रिपरेशन इस बेस पर होगी। अब मेरा सजेशन ये है इसमें कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हमने राइटिंग सेशन की शुरुआत कर दी, हमारे पास CAPF के बहुत ही साउंड रिजल्ट्स भी रहे इसमें। लेकिन जब बेसिक स्टूडेंट को देखता हूँ मैं तैयारी कैसे करते हैं वो, तो वो सीधे क्या करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, एग्जाम के 10 पेपर्स ले लेते हैं और उसके हिसाब से वो टॉपिक को तैयार करते हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि सबसे पहले हमें राइटिंग स्किल्स को सीखना है, और राइटिंग स्किल्स को सीखने के लिए हमें कंपाउंड नेचर के टॉपिक नहीं लेने हैं, पहले लेना हमें सिंपल नेचर।
जैसे कि अगर मान लीजिए बात करें सिंपल नेचर का, तो मैं बात करूं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि भविष्य के बारे में बात करूंगा और डेमोक्रेसी के बारे में, ये दो टॉपिक का कंपाउंड फॉर्म। तो अब मैं अगर कहूँगा इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सिंपल फॉर्म होगा आपका डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकतंत्र। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लर्निंग का जो बेसिक पैरामीटर होगा वो सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिंपल फॉर्मेट में जब हमारे पास राइटिंग स्किल्स आ जाए, जब हमारे पास समझने या कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता बढ़ जाए, तब हमें इसका जो है कंपाउंड नेचर या कॉम्प्लेक्स नेचर में जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है हमारा स्टेटमेंट वाइज भी सेक्शन को हम कर सकते हैं। लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखें, लिखने में आपको जो है इस बात पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है मेनली इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ही ऑफर्ड है, आप दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। तो आपको इंग्लिश चुनना चाहिए। आप कहेंगे इंग्लिश क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्ग्यूमेंट, ये 3 अदर सेक्शंस भी हैं और कॉम्प्रिहेंशन भी है जो कि इंग्लिश में ही है। तो आप जो है अगर कोई टॉपिक मान लीजिए कि अगर ये टॉपिक होता है डेमोक्रेसी इन इंडिया ऐसे में, और एक आर्ग्यूमेंट में आ गया डेमोक्रेसी इज फेल और सक्सेस इन इंडिया, तो आर्ग्यूमेंट, तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको अगर हम एक ही लैंग्वेज में तैयार कर लें तो हमारी डिलीवरी जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए तैयार हो जाती है। अगर हम इसमें सिर्फ हिंदी में तैयार करें भारत में लोकतंत्र, तो जाहिर सी बात है अगर इसको आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए आएगा जो कि सिर्फ इंग्लिश में आता है आपका कि सक्सेस और फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो फिर तो हमें इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा ना इसमें। इसलिए तैयारी करने के लिए हमें ऐसे राइटिंग के सेक्शन को भी इंग्लिश में ही चुनना चाहिए, जिससे कि हमारी तैयारी ऐसे के साथ साथ आर्ग्यूमेंट में भी हो जाए, और हमारे पास जो है जो भी हमारे स्टेटमेंट आते हैं उसके ऊपर भी हमने ऑब्जर्वेशन को रखना है। तो एक बेसिक पैरामीटर होगा। तो हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में सबसे पहले छोटे छोटे सिंपल नेचर के जो ऐसे टॉपिक होते हैं उनको कवर करें। तो सिंपल नेचर के ऐसे टॉपिक में जैसे भारत में लोकतंत्र हो गया, भारत में खेल, स्पोर्ट्स इन इंडिया। स्पोर्ट्स को अगर मुझे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में करना होगा तो कैसे करना होगा कि भारत में खेलों का भविष्य, ये हाल के दौरान जो प्रदर्शन किए गए हैं खेलों में, उसके आधार पर खेलों का भविष्य, ऐसे करके वर्ड ग्राफ किए जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे कभी भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को अभी नहीं ध्यान देना है इसमें, अभी सिंपल फॉर्मेट पे ध्यान देना है। और सिंपल फॉर्मेट लिखते लिखते आपके पास वर्ड मीनिंग के पैरामीटर्स आ जाएंगे, आपके पास फ्रेजेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास एक कोटेशन का स्लैब हो जाएगा इसमें आपका, और उसके बाद जो है इडियम फ्रेजेस हम रेगुलर तो पढ़ ही रहे हैं इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इसमें। तो जब ये वर्ड मीनिंग के स्लैब्स बढ़ जाएंगे तब आप देखिएगा आपको राइटिंग सेक्शन पढ़ने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें आपका डेकोरेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो कभी भी स्टार्टिंग के समय में सीधे आप पेपर उठाकर उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करें। आप सबसे पहले सिंपल टर्म को एक्सप्लेन करिए। सिंपल टर्म को एक्सप्लेन करना ज़्यादा टफ होता है इसमें, और उसको आप लिखना सीख गए तो फिर आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में सीख जाएं। क्यों? क्योंकि सिंपल टॉपिक में आपको लिखने के लिए कंटेंट कम होते हैं और कंपाउंड में 2-3 टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर लिख सकते हैं। तो इसलिए सिंपल टॉपिक के ऊपर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को आप ब्रॉडन करें। तो एक बेसिक सजेशन है, ग्रेजुअली आप लोगों को ये टेस्ट चेक हो रहा है अभी, और चेक होने के बाद जो है मुझे उम्मीद है कि जो 2010 में हमने CAPF में रैंक 4 अचीव किया था इंडिया लेवल पर, आने वाले समय में आप में से ही शायद कोई टॉप फर्स्ट या टॉप थर्ड में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप में ये क्षमता होगी इसमें, तो हम हायर स्केल में जाएंगे और रिजल्ट को भी अचीव कर सकते हैं।